अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था गैलेक्सी को, गैलेक्सी की क्लासिफिकेशन हमने की थी। उसके बाद हमने मिल्की वे को स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक नंबर 5 गैलेक्सी का ही टॉपिक है, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे गैलेक्सी को, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी की, गैलेक्सी की शक्ल कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, टाइप्स ऑफ स्टार के, स्टारों की कितनी इकसाम है, रोटेशन ऑफ स्टार, स्टार्स की मूवमेंट कैसी है, रोटेशन कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल टॉपिक काफ़ी लेंथी है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मे भी हो सकता है कि इसमें से जो है ना कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लिया जाए या कुछ पार्ट्स आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाए। तो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन मिले उस टाइप का आप उसको आंसर करेंगे। जी, स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम गैलेक्सी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। गैलेक्सीज हैव 3 कॉमन शेप्स। गैलेक्सी की ना 3 कॉमन अशकाल है, जिसमें सबसे पहली आ रही है एलिप्टिकल, नंबर 2 पे आ रही है स्पाइरल एंड नंबर 3 पे आ रही है इररेगुलर। ठीक है, गैलेक्सी की कितनी शेप्स हैं? 3 शेप्स हैं, जिसमें सबसे पहली एलिप्टिकल, फिर स्पाइरल एंड लास्ट पे कौन सी है? इररेगुलर। Elliptical galaxies have an ovoid or globular shape and generally contain older stars. जो elliptical galaxy है ना, ये देखिए 3 गैलेक्सीज थी, elliptical, spiral और irregular। ये जो elliptical galaxy है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें older stars मौजूद है, बहुत पुराने जो सबसे पहले stars क्रिएट हुए थे वो इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर वाली जो शेप आपको ये नजर आ रही है, ये elliptical शेप, मैंने ये पिक्चर्स लगा दी है यहाँ पर। तो ये एलिप्टिकल शेप आपको नजर आ रही है, इसको एलिप्टिकल गैलेक्सी कहते हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर कौन से स्टार्स मौजूद है? ओल्डर स्टार, जो सबसे पहले बने थे। नंबर 2 पे आ रहा है स्पाइरल गैलेक्सीज आर डिस्क शेप विद आर्म्स दैट कर्व अराउंड देयर एजेस। जो स्पाइरल गैलेक्सी है इसकी शेप कौन सी है? डिस्क शेप है, सीडी की तरह की शेप है, विद आर्म्स, और इसकी जो आर्म्स है वो किस तरह की है? कर्व हिस्से की तरह है, कर्व शेप की तरह, अराउंड देयर एजेस, उनके किनारों तक। तो ये आप देख सकते हैं ये स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल आर्म शेप है ये देख लें आप, इस सर्कुलर पाथ के अंदर जैसे डिस्क होती है वैसी ही इसकी शेप है। मेकिंग दीज गैलेक्सीज लुक लाइक वाइल्ड फूल्स। स्पाइरल गैलेक्सीज कंटेन बोथ ओल्ड एंड यंग स्टार्स एज वेल एज ट्यूमेरस क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस फ्रॉम विच न्यू स्टार्स आर बोर्न। देखिए एलिप्टिकल गैलेक्सी के अंदर जस्ट कौन से स्टार मौजूद थे? ओल्ड स्टार मौजूद थे। जो स्पाइरल गैलेक्सी है इसकी शेप कैसी है? डिस्क शेप है, और इसके अंदर ओल्ड भी मौजूद है स्टार, यंग स्टार्स भी मौजूद है, और इसके साथ साथ क्लाउड्स भी मौजूद है। किस चीज के क्लाउड्स हैं? डस्ट के और गैस के। और इसी डस्ट और गैस की वजह से हीलियम, हाइड्रोजन गैसेज होती है, इनकी वजह से इन गैलेक्सीज के अंदर जो नए स्टार्स होते हैं वो भी पैदा हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है इररेगुलर गैलेक्सीज। हमने 3 गैलेक्सीज का नाम लिया था, एलिप्टिकल, स्पाइरल और इररेगुलर। तो एलिप्टिकल में ओल्ड स्टार्स मौजूद है, स्पाइरल के अंदर ओल्ड स्टार्स भी मौजूद है, यंग स्टार्स भी मौजूद है, इसके साथ साथ क्लाउड्स भी मौजूद है, जो कि जिन क्लाउड से न्यू स्टार्स जो है वो बॉर्न होते हैं। और लास्ट पे इररेगुलर गैलेक्सीज हैव नो रेगुलर स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होती। एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट देयर स्ट्रक्चर्स वर डिस्टॉर्टेड बाय कोलिजन विद अदर गैलेक्सीज। वो कह रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर्स का ये ख्याल है या उनका ये यकीन है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कब? जब ये कोलाइड करती है अदर गैलेक्सीज के साथ। ठीक है, जब ये दूसरी गैलेक्सीज के साथ टकराती है तो इसकी जो शक्ल है वो बिगड़ जाती है, इसलिए इसको हम इररेगुलर शेप का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एस्ट्रोनॉमर्स क्लासिफाई द मिल्की वे एज अ लार्ज स्पाइरल और पॉसिबली अ बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी। वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना, इन्होंने मिल्की वे को क्लासिफाई किया है एक लार्ज स्पाइरल शेप के अंदर, स्प्रिंग फॉर्म के अंदर, पॉसिबली अ बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी। और उसको बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी, जब बम्बार्डमेंट होती रहती है यानी कि जब टकराते हैं तो टकराने से न्यू स्टार्स बॉर्न होता है, तो इसलिए इसको बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी भी कहा जाता है। With several spiral arms, उसकी several spiral arms है, coiling around a central bulb about 10,000 light years thick, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो 10,000 लाइट ईयर थिक है। ठीक है, लाइट ईयर आपको पता है कि ये वो रोशनी का वो सफर है जो कि 1 साल में कंप्लीट होता है। स्टार्स इन द सेंट्रल बल्ब आर क्लोज टुगेदर। स्टार जो होते हैं सेंट्रल पार्ट में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, while those in arms, जबकि आर्म्स के ऊपर
बाजुओं के ऊपर, किनारों के ऊपर एक दूसरे से फर्दर अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं। द आर्म्स आल्सो कंटेन क्लाउड्स ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस। वो कह रहे हैं कि जो आर्म्स होती है इनके अंदर क्लाउड्स होते हैं, जो कि आप पिछली स्लाइड के अंदर भी चेक कर चुके हैं कि इनके अंदर क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैस के, जिनसे फिर न्यू स्टार्स बॉर्न होते हैं। द डिस्क इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर एंड इज सराउंडेड बाय अ लार्ज क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो कह रहा है ये जो डिस्क है ना ये 100,000 लाइट ईयर इसका जो डायमीटर है एंड इज सराउंडेड बाय अ लार्ज क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसके अंदर जो क्लाउड्स हैं वो किस गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। सराउंडिंग दिस क्लाउड इन टर्न इज अ स्फेरिकल हॉलो दैट कंटेन्स मैनी सेपरेट ग्लोबल्स क्लस्टर्ड ऑफ स्टार्स मेनली लाइंग अबव और बिलो द डिस्क। वो कह रहे हैं क्लाउड्स के अंदर भी क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्ड ऑफ स्टार्स हैं जो कि उस डिस्क के अबव भी लाई कर रहे हैं और बिलो भी लाई कर रहे हैं। दिस हॉलो में बी मोर देन ट्वाइस एज वाइड एज डिस्क इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि ये जो हॉलो है ये डबल हो सकता है डिस्क की थिकनेस से। इन एडिशन स्टडीज ऑफ गैलेक्टिक मूवमेंट सजेस्ट दैट मिल्की वे सिस्टम कंटेन फार मोर मैटर देन इज अकाउंटेड बाय द विजिबल डिस्क एंड अटेंडेंट क्लस्टर्स अप टू 2000 बिलियन टाइम्स मोर मास देन द सन कंटेन। जी तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम गैलेक्टिक मूवमेंट की स्टडी करें तो ये जो हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे सिस्टम है, इसमें कंटेन है बहुत ज़्यादा मैटर मौजूद है अदर गैलेक्सीज की निस्बत। तकरीबन 2 बिलियन टाइम्स जो है ना मोर है किसकी निस्बत? सन की निस्बत, यानी कि जितना मैटर सन में है उससे ज़्यादा गैलेक्सीज में मौजूद है। Astronomers have therefore speculated that the non-Milky Way system is in turn surrounded by a much larger ring or halo of undetected matter known as dark matter। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया कि जो हमारी मिल्की वे सिस्टम है इसके अंदर जितना भी मैटर मौजूद है उसको उन्होंने नाम दे दिया किस चीज़ का? डार्क मैटर का। जी लास्ट पे इसका थर्ड पॉइंट जो है सेकंड लास्ट है टाइप्स ऑफ स्टार्स, स्टार्स की इकसाम। द मिल्की वे कंटेन बोथ सो कॉल्ड टाइप 1 स्टार्स, दो किस्म की इसके स्टार के ना टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की है। टाइप 1 स्टार्स के अंदर आते हैं ब्रिलियंट और ब्लू स्टार, एंड टाइप 2 स्टार्स में कंटेन गेंट रेड स्टार्स। ब्लू स्टार्स टेंड टू बी यंगर बिकॉज दे बर्न फ्यूरियसली एंड यूज अप all of their fuels within a few tens of millions of years। वो कह रहे हैं कि जो हमारा मिल्की वे सिस्टम है वो कंटेन है दो किस्म के स्टार्स की टाइप्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहली आ रही है ब्रिलियंट और ब्लू, और नंबर 2 पे आ रही है गेंट रेड स्टार। वो कह रहा है ये देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट शेप्स बना दिए आपके यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में। ये आपके पास ब्रिलियंट स्टार्स है, ये आपके पास गेंट रेड स्टार्स है, और ये कौन से हैं? ब्लू स्टार्स हैं। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा आप अगर गर्मियों में देखें तो आपको कुछ सितारे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं, उनको ब्रिलियंट स्टार्स का नाम दिया जाता है। तो ये ब्लू स्टार्स होते हैं और ये रेड स्टार्स होते हैं। ठीक है, ब्लू स्टार्स में क्या होता है? ब्लू स्टार्स टेंड टू बी यंगर बिकॉज दे बर्न फ्यूरियसली एंड यूज अप ऑल ऑफ देयर फ्यूल विद इन अ फ्यू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। वो कह रहा है कि जो ब्लू स्टार्स होते हैं उनको यंग स्टार्स कहा जाता है क्योंकि ये सारे का सारा फ्यूल जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, जितना इनके पास ईंधन होता है, जितना इनके पास हीट होती है वो इसको यूज करते हैं। रेड स्टार आर यूजुअली ओल्डर, रेड स्टार्स को ओल्डर स्टार कहा जाता है, एंड यूज देयर फ्यूल एट ए स्लो रेट। ये भी यूज करते हैं फ्यूल अपना बट बहुत कम रेट के ऊपर। ठीक है, दैट दे कैन सस्टेन फॉर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। The central Milky Way and the hollow are largely composed of type 2 population. ठीक है, most of this region is obscured behind dust clouds which prevent real observation. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें एक है कि ब्रिलियंट स्टार है जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं, इनको यंग स्टार कहते हैं। ये जो रेड स्टार्स होते हैं ये कम फ्यूल यूज़ करते हैं, इनको जो है ना हम कौन से स्टार्स कहेंगे? यंग नहीं बल्कि ओल्डर स्टार का नाम देंगे। और जो लास्ट में है वो ब्लू स्टार्स है हमारे पास जो कि टाइप 2 यानी कि सेकंड पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन एबल टू डिटेक्ट लाइट फ्रॉम दिस रीजन एंड अदर वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, हाउएवर यूजिंग रेडियो एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट्स दैट डिटेक्ट एक्स-रेज। वो कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये इस काबिल हो चुके हैं कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं लाइट को इस रीजन से। ठीक है, at other wavelength in the electromagnetic spectrum,
हाउएवर यूजिंग रेडियो वेव को भी यूज किया जा सकता है, एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप और सैटेलाइट को भी यूज किया जा सकता है, जो कि किस चीज को डिटेक्ट करती हैं, एक्स रेज को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सच स्टडीज इंडिकेट कंपैक्ट ऑब्जेक्ट्स नियर द गैलेक्टिक सेंटर प्रोबेबली अ मैसिव ब्लैक होल। और कुछ स्टडीज ये भी इंडिकेट करती हैं कि जो गैलेक्टिक सेंटर है उसके अंदर एक मैसिव ब्लैक होल है, एक सुराख है ब्लैक कलर का। ये डिफरेंट स्टडीज की जो है ना रिसर्च के बाद बात करते हैं कि जब उन्होंने स्टडी किया तो जो गैलेक्टिक सेंटर है उसके अंदर उनको एक भारी सा ब्लैक कलर का एक होल नजर आया, जिसको उन्होंने नाम दे दिया किसका, ब्लैक होल का। अब ब्लैक होल क्या है? अब ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है सो डेंस, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप इट्स इंटेंस ग्रेविटी, कि उसमें से जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी भी एस्केप नहीं कर सकती। द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज होम टू क्लाउड्स ऑफ एंटी मैटर पार्टिकल्स। वो कह रहे हैं इसका गैलेक्सी का जो सेंटर है इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, एंटी मैटर, यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा उसका एंटी यानी कि नेगेटिव पार्टिकल भी वहां पर मौजूद होगा, विच ट्रेवल देमसेल्व्स बाय इमिटिंग गामा रेज, जो कि अपने अंदर से इमिट करवाएगा कौन सी रेज को, गामा रेज को, व्हेन दे मीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड annihilates. Astronomers believe the antimatter particles provide more evidence for a massive black hole at the Milky Way's center. वो कह रहे हैं ये जो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है, एस्ट्रोनॉमर्स का यकीन है कि ये जो एंटी मैटर वहाँ पर मौजूद है इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना, इससे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर जो है ना वो एक ब्लैक होल जो है वो मौजूद है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स रेसिंग अराउंड द सेंटर आल्सो सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल। वो कह रहे हैं स्टार्स की रेसिंग जो है सेंट्रल के ऊपर ये हमें ब्लैक होल की मौजूदगी का पता देती है। द स्टार ऑर्बिट एट स्पीड अप टू 1.8 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर। जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं कितनी स्पीड के साथ, 1.8 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि वो एक घंटे के अंदर 1.8 मिलियन किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है या इतनी स्पीड जो है वो कवर कर जाते हैं। या फिर 1.1 मिलियन, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिली पर आवर, मीटर्स पर आवर होगा। ठीक है, ये मीटर्स पर आवर होगा। 17 टाइम्स द स्पीड एट विच अर्थ सर्कल द सन। ठीक है, ये 17 टाइम्स ज्यादा है किसकी निस्बत, जितनी स्पीड से अर्थ आपकी सर्कुलेट करती है सन के। इवन दो दे आर hundreds of times further from the center than earth is from the sun, the greater an object mass, the faster an object orbiting it at a given distance will move। कह रहे हैं कि जितना ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उतनी उस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटिंग स्पीड जो है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी क्योंकि मैस के ग्रेटर होने से यहाँ पर इनर्शिया का भी इफेक्ट आ जाता है कि जो मैस ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी उस चीज का ज्यादा होगा। उसके बाद लास्ट में है रोटेशन। The Milky Way rotates around an axis joining the galactic poles. Viewed from the north galactic pole, the rotation of Milky Way is clockwise. वो कह रहा है कि जो मिल्की वे रोटेट करता है किसी भी एक्सिस के गेट वो गैलेक्टिक पोल्स को ज्वाइन करके रोटेट करता है। अगर उसको व्यू किया जाए नॉर्थ साइड से, नॉर्थ पोल से अगर हम उस गैलेक्टिक वे को देखें, गैलेक्टिक साइड को देखें, तो उसकी जो रोटेशन है वो आपको किस वे से नजर आएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ियों की जो सुइयां होती है, जो नीडल्स होती है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड द स्पाइरल आर्म्स ट्रेल इन द सेम डायरेक्शन, और जो इसके आर्म्स होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। द पीरियड ऑफ रोटेशन डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्टिक सिस्टम। जो रोटेशन है ना पीरियड का वो कम से कम होता जाता है किस हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा उस हिसाब से जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। यानी कि डिस्टेंस सेंटर से जो उस गैलेक्सी का डिस्टेंस है, उस स्टार का जो डिस्टेंस है उस चीज पर भी ये डिपेंड कर रही है। इन द नेबरहुड ऑफ द सोलर सिस्टम द पीरियड ऑफ रोटेशन इज मोर देन 200 मिलियन ईयर्स। वो कह रहा है अगर नेबरहुड में सोलर सिस्टम को देखें तो वहां पर जो रोटेशन का पीरियड है वो 200 मिलियन ईयर्स ज्यादा है अदर गैलेक्सीज से। द स्पीड ऑफ सोलर सिस्टम ड्यू टू गैलेक्टिक रोटेशन इज अबाउट 220 किलोमीटर्स पर सेकेंड। वो कह रहा है कि जो स्पीड है हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्टिक रोटेशन की वजह से वो कितनी है, 220 किलोमीटर्स पर सेकेंड या अबाउट 140 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, गैलेक्सी के ज़रूरी नहीं कि ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपसे पूछा जाए, इसके कुछ पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपने इसको तैयार कंप्लीट करना है। ठीक है,
इसको ओवरऑल सारा आपने प्रिपेयर करना है, जितना स्लाइड्स के अंदर डाटा मौजूद है ये शॉर्ट करके आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस पूरे डाटे को आपने कंप्लीटली स्टडी करना है। हो सकता है इस पूरे आर्टिकल को आपसे पूछा जा सके, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको कुछ पार्ट्स इसमें से सिर्फ रोटेशन को डिस्कस कर लिया जाए कि मिल्की वे की रोटेशन क्या है, स्टार्स की रोटेशन क्या है, या फिर गैलेक्सी की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये इसमें से कोई भी टॉपिक आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है। ये जितनी स्लाइड्स आपको दी जा रही है आपने इन्हीं को याद करना है, इन्हीं को प्रिंट करवा लें, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।